ओपन करने के लिए कुछ चीजें करनी जरूरी है। वो चीजें देश में पिछले कुछ सालों से हो रही है। क्या? वॉलमार्ट कई लाख करोड़ रुपए खर्च करके आ रहा है। मैं वॉलमार्ट का एक प्रातिनिधिक नाम ले रहा हूं, ऐसी कई कंपनियां हैं। उनको यहां पर मार्केट में उतना पैसा लगा के उतना पैसा कमाना है, तो वो क्या क्या करेंगे? यहाँ के प्रोडक्ट को सही नहीं कहेंगे, पता है? वैसे भी उनको 25% ही प्रोडक्ट यहाँ से लेने हैं, ये कंपल्सन है। कुछ दिनों बाद वो भी हट जाएगा। 75% प्रोडक्ट वो दुनिया से लाएंगे, यहाँ बेचेंगे, लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट को गलत कहेंगे। अच्छा, गलत कहने के बाद अगर आप नहीं सुनेंगे, क्यों? क्योंकि आप किसी संत की बात सुनते हैं, संत का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप नहीं सुनेंगे। इसलिए उस संत को ही बदनाम करो, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करो, यह षड्यंत्र शुरू होगा। मैंने तब कहा था, बाबा रामदेव, इनका इस देश के मार्केट पे, आर्थिक भाषा में बता रहा हूं क्योंकि समझने में आसानी रहेगी, 10,000 करोड़ रुपए का कब्जा है। आसाराम बापू का 7-8 हजार करोड़ रुपए का कब्जा है। श्री श्री रविशंकर जी का 4-5 हजार करोड़ रुपए का कब्जा, उनकी भाषा में। मैं ना ये संतों के लिए बाजार है, ना मेरे लिए भी ये बाजार है, लेकिन मैं उनके लिए आपको समझा रहा हूं। तो अगर 20-25 हजार करोड़ रुपए का बाजार 4-5 संतों के हाथ में है, तो सबसे पहले इन्हीं संतों को बदनाम करो, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करो। इसीलिए रामदेव बाबा का पहला नंबर लगा, और तभी मैंने डिक्लेयर किया था, अपने चैनल से आसाराम बापू जी को कहा था कि बापू जी आपका भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि इन कंपनियों के राह में आप सबसे बड़ा रोड़ा। और इनके खिलाफ फिर बदनामी का षड्यंत्र शुरू हुआ। ये कैसे किया जाता है? इसके कई साइलेंट फीचर इनके पास है। इसके लिए मैं कुछ केस स्टडीज आपको बताता हूं। निर्भया प्रकरण पिछले कुछ दिन पहले हुआ, आपको पता है। उस निर्भया प्रकरण में बलात्कार की घटना इतनी ज्यादा चर्चा में आई, इतनी ऊपर आई कि लगा कि बस अब इसके बाद कभी भी बलात्कार नहीं होगा। वास्तव यह है कि उसके बाद ना बलात्कार की संख्या कम हुई, वास्तव यह है कि उसी केस में जो बलात्कारी है ना उनको सही सजा मिली। लेकिन उस केस को मीडिया ने इतना क्यों उछाला, आप जानते हैं? इस देश में छुपा एजेंडा चलाने वाले कई एनजीओज हैं। इस देश में 1 लाख एनजीओ अगर कुछ लाख करोड़ रुपए इस देश में अपने देश से लाते हैं, तो ये शुद्ध रूप से मानव के हित के लिए है, ऐसा आप मानेंगे? अमेरिका खुद के नौकरों का पगार देने के लिए बजट पास नहीं कर सका, इसलिए उनको छुट्टी पे भेज दिया। मेरे यहाँ गरीब की मलम पट्टी करने के लिए वो पैसे भेजेगा? यहाँ के स्कूलों को फंड भेजेगा? लेकिन एक इसके पीछे छुपा एजेंडा है, और एनजीओ के नाम पर, पहले कंपनियों के नाम पर देश पे राज किया, अभी किसके ऊपर कर रहे हैं? कंपनियों, एनजीओ के नाम पर कर रहे हैं। तो कुछ एनजीओ ने ऐसा माहौल बनाया कि बस आप पुलिस स्टेशन में जाओ और आप कहो कि मेरे ऊपर बलात्कार हुआ है, आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। मैं बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा दो ऐसे कहने वाले में से हूं, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन में जाए और मेरे ऊपर बलात्कार हुआ ये कहे, और उस साबित करने की जिम्मेवारी जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको अगर करनी है, तो यह अन्याय नहीं है? ये थोड़ी देर के लिए हम अपने दृष्टिकोण से अगर भारतीय व्यक्ति के नाते सोचते हैं ना, तो सही है, लेकिन ऐसे ही हथियार लाए जाते हैं, ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं, और फिर झूठे केसों में लोगों को फंसाकर उनको फांसी दी जाती है। इतिहास में देखिए, तब भी झूठे कानून लाए गए और झूठे कानूनों में लोगों को फंसाया गया, और उनको, सावरकर जी को जो सजा हुई, क्या वो न्याय था? जो भगत सिंह को फांसी हो गई, क्या वो ह्यूमन राइट का सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन था? उस समय पर ऐसी घटनाएं करी जाती है। आप इसी चीज से मानते हो, इसलिए उन्हीं चीजों को प्रस्तावित करो, ये तरीका यहां पर लाया गया, और उसी हथियार से आपको मारा जा रहा है, और आप और हम उसको नहीं समझ रहे हैं। एक दूसरा, इसके लिए समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूं। आपने महाराष्ट्र के है अन्ना हजारे जी। इस देश में आजादी के बाद की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की लड़ाई किसने की? अन्ना ने की। लेकिन सचमुच किसके कारण हुई? किन्होंने उसको सबसे बड़ी प्रसिद्धि दी? मीडिया ने दी। मानते हैं ना? मीडिया ने पब्लिसिटी दी, इसलिए अन्ना
उतने बड़े हो गए। अब मीडिया हट गया तो अन्ना कहाँ है ढूंढना पड़ता है। तो ये किया, क्यों किया? अब याद करें उस समय को, नीरा राडिया का मैटर घटा था। नीरा राडिया एक ऐसी लॉबिस्ट, एक ऐसी PR एजेंसी चलाने वाली महिला, समझने के लिए शूर्पणखा कहो तो आप ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे। ऐसी नारी ने दिल्ली में कई मंत्रालय, कई ऑफिसर्स, कई बड़े बड़े प्रोफाइल पोर्टफोलियो संभालने वाले लोगों को अपने संपर्क में रखा था, और किसको मंत्री बनाया जाए, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ये सब कुछ वो फोन पर बैठ के करती थी। और उसके फोन रिकॉर्ड हुए, वो इनकम टैक्स के पर्पज से रिकॉर्ड हुए, लेकिन किसी देशभक्त के हाथ लगे और वो सार्वजनिक हो गए। योगायोग था कि उस दिन मैं संभाजीनगर में था, और आपको बताऊं कि मैंने अपने आगे सारे कार्यक्रम कैंसिल किए और मॉर्निंग फ्लाइट से मुंबई दिल्ली गया और अपने चैनल से वो टेप सुनाए। सुदर्शन उस टेप को सुनाने वाला पहला चैनल था। उसके कारण मीडिया के जो तथाकथित आइकॉन थे, बरखा दत्त सबसे बड़ी एकदम बोल्ड पत्रकार, जब सुना गया ना उस टेप में, हमने सुना है कि नीरा राडिया के लिए कौन मंत्री बने, इसकी मध्यस्थता का काम बुरखा दत्त करती थी, तो उसका बुरखा हमने फाड़ा। आपको जब मौका मिलता है तो दुश्मन को नंगा करने में कभी भी मौका नहीं चूकना चाहिए। मीडिया के खिलाफ ना बोलो ये संकेत है। मैंने चैनल ही इसलिए शुरू किया है कि मैं इनसे समाधानी नहीं हूं, तो मैं अपने आप को इनका अंग कैसे मानूं? बराबर ना? तो मैंने किया। उसमें राजदीप सरदेसाई का फोन था, उसमें प्रभु चावला का फोन था। मैंने ठोक बजा के 2-4 दिनों तक उसको दिखाया। फिर मजबूरी में कुछ चैनलों को उस कॉल को तो नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन इसके ऊपर चर्चाएं शुरू हुई। जो हमने अपने भ्रम के साथ बड़े किए हुए जो आइकॉन थे, वो कितने छोटे छोटे लोग हैं, ये उस कार्यक्रम से हमने साबित किया। मीडिया बदनाम हो चुका था और इसलिए मीडिया भी अस्वस्थ था। उन दिनों में सांप छछूंदर की खबरें चलती थी। उन दिनों में पॉलिटिकल एक बीट करीब करीब चैनलों पे खत्म हो चुके थे। स्वर्ग की सीढ़ी दिखाने वाले चैनल में आ गए थे। तमाम एक जीवंत समाधि, क्या 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 आपको खबरें याद आ रही होगी, वो सब कुछ न्यूज चैनलों पे चल रहा था। और फिर लगा कि अब कुछ होने की जरूरत है, तो मीडिया के भी लिए कोई साबुन चाहिए था अपना दाग धोने के लिए। तो उन्होंने देखा कि अन्ना का आंदोलन एक अच्छा है, देश में अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है, वो जीता है, पेट्रोटिज्म का माहौल है, इसमें कूद पड़ो और इसमें अपना दाग धो लो। और उन्होंने दबा के तो पानी पाऊंगी तो पानी पीऊ मारा दोस्त। तो इन लोगों ने संपोचा वगैरे इशारा नाही ना, नाही तसं असेल तर सांगा काही वेळेचं बंधन नाही ना? हा अच्छा ठीक आहे ठीक आहे बिंदास बोल. नाही असं विचारायचं असतं, आधीच विचारायचं. काय सांगत होतो मी? हाँ तुमच्या लक्षात है कि नहीं पाहतो ना. अन्ना हजारे की इस आंदोलन में मीडिया कूद पड़ा, दबा के चलाया. पहली बार संसद को किसी एक व्यक्ति के, आम आदमी के अनशन को खोलने के लिए विशेष सत्र बुलाना पड़ा. एक सुर में लालू से लेके सुषमा जी तक सब एक जैसे बोल रहे थे और अन्ना के गुणगान गा रहे थे. ये किस कारण था? कौन सी मजबूरी थी? क्योंकि सारे टीवी चैनलों पर अन्ना 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 टोपी पहन के चल रहा था. उसके बाद क्या हुआ? सरकार के ऊपर इतना दबाव आया, अन्ना ने आंदोलन छोड़ दिया. सारे मीडिया की ओबी बहने वाराणीगंज सिद्धि में गई. कुछ भी हो, अन्ना का कमेंट, कुछ भी हो, आपको याद होगा, घटना याद आ रही ना, अन्ना का कमेंट, सरकार परेशान हो गई. अब मीडिया को अपना उल्लू सीधा करने की बारी आई. उन्होंने अपना इतना दबाव बनाया और फिर सरकार ने कहा, होता है ना थोड़ा सा डायलॉग होता है आपस में, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बातचीत के लिए जो रास्ता छोड़ते हैं वो चैनल ऐसे तरीके अपनाते हैं. तो उन तक मैसेज पहुंचा कि यार कुछ तो करो, पैसे नहीं ले रहे हो क्योंकि टीआरपी में इतना पैसा मिल रहा है तो हमसे लेने की क्या जरूरत है, तो कुछ तो करो. तो एक फॉर्मूला डिजाइन हुआ, कैमरे के सामने बोल रहा हूं. वो फॉर्मूला डिजाइन हुआ कि इस देश में
प्रस्तावित बड़े बड़े ब्रांड जो चैनल हैं वो ही जीवित रहे और छोटे चैनल मारे जाएं, क्योंकि वो भी तो इन्हीं का बिजनेस का शेयर हटाते, मार्केट से कब्जा करते हैं ना। अब कोई ऐड चलाएगा तो वो तो किसी दूसरे चैनल का ही शेयर खाएगा। तो छोटे छोटे चैनलों को, इकोनॉमिकल चैनलों को, रीजनल चैनलों को, देशी चैनलों को बंद करने के लिए एक ब्रॉडकास्ट पॉलिसी ला गई। उस पॉलिसी का ड्राफ्ट कुछ चैनलों के सीईओ ने बैठ के बनाया और 3 करोड़ रुपए लगते थे न्यूज चैनल के लाइसेंस को। अन्ना की ओबीवन हटाने के लिए 20 करोड़ रुपए लाइसेंस की कीमत कर दी। 10 साल बाद लाइसेंस रिन्यू होता था, हर साल कर दिया। उसके लिए इक्विटी 20 करोड़ की और उसका जो नेटवर्क है 20 करोड़ का पर चैनल होना चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया। ऐसे ऐसे चीजें लाई, ऐसे ऐसी महंगाई लाई कि जो कई छोटे बेचारे चैनल थे वो इस इंडस्ट्री से बंद हो गए। मैंने नीचे देख के आंकड़ा इसलिए कहा कि इसके पहले आंकड़ा 821 का था, 150 के करीब चैनल बंद हुए हैं और आने वाले 1-2 साल में 200 से ज्यादा चैनल बंद होने वाले हैं। यह अन्ना के आंदोलन से मीडिया में पीछे हटने का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था। जब भ्रम वाली बात कर रहे हैं ना, इससे आपको पता चलेगा। तो ये जो केसेस है, मैं जिसको केस स्टडी के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं, ये चीजें भी हमने समझने की जरूरत है। अब इसके कारण जो हमने कई आपके सामने रखे, इसके साथ साथ इस देश में कुछ चैनल जैसे बंद हो गए, वैसे कुछ चैनल बिक रहे हैं। मीडिया स्वदेशी होना चाहिए, अपने देश का होना चाहिए। आपने उसको व्यापार कर दिया, लेकिन स्वदेशी होना चाहिए, ये तो सच है ना भाई। ऑस्ट्रेलिया का रुपोर्ट मडहोक भारत में आके न्यूज चैनल चला के इस देश के आम आदमी को न्याय देने की बात क्यों करेगा? क्यों करेगा? भले हमारे यहाँ की दरगाह भी क्यों ना हो, लेकिन किसी के लिए तो न्याय की बात कर सकते हैं, ऐसा अपन मान तो सकते हैं। नहीं, सच है, क्योंकि जब हो सकता है हमारा वैचारिक किसी से नहीं बनता हो, लेकिन जब वो शत्रु विदेशी हो तो सारे अपने एक होने चाहिए कि नहीं? उनको बता दीजिए कल। तो जब विदेशी मीडिया में क्यों होना चाहिए? एक नियम है कि कोई संपादक विदेशी नहीं हो सकता, लेकिन द हिंदू नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसका संपादक का नागरिकत्व अमेरिकन है। कैसे चल सकता है? कई न्यूज चैनल यहां पर आए हैं, उनकी बैकडोर से जो पैसे हैं वो विदेशी है। कई न्यूज चैनल यहां पर आए जिनमें दाऊद के पैसे। अब मुझे बताइए, दाऊद के पैसे से चलने वाला चैनल गौ माता की बात करेगा क्या? भारत माता की जय बोलेगा क्या? तो हमको समझ में आना चाहिए ना कि दाऊद का चैनल है, उसको स्टैंड करो, तब समझ में आएगा कि इसकी बातों में नहीं आना है। और ये भी जब उसको पता चलेगा कि मैं पीछे से छुपे रास्ते से आऊंगा तब भी मुझे पहचाना जाएगा, तो आएगा क्या? इसलिए आपका सबसे बड़ा रोल है कि आपने उनको पहचानना है। आज तक नाम का जो चैनल है, ये चैनल अभी बिरला ने लिया है, आपको पता है? बिरला, जिनके ऊपर परसों एफआईआर हुआ है। अब ये जो सारे चैनल हैं, ये चैनल एक तो मल्टीनेशनल के पास जा रहे हैं या फिर बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको बिजनेस के तौर पर बढ़ाया। इसमें लॉस है तो बहुत बड़ा लॉस है, मुनाफा है तो बहुत बड़ा मुनाफा है, और इसलिए इसमें मुनाफे के लिए जैसी कंपनियां आ रही है वैसे ही लाइजनिंग पावर के लिए आ रही है। बिरला का इस देश के सकल उत्पादन में 5% का हिस्सा है। इसको अगर हम कहें तो कई लाख करोड़ रुपए का है। तो कई लाख करोड़ रुपए की कंपनी चलाने के लिए कुछ हजार या कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए तो करप्शन के लिए देने पड़ते होंगे कि नहीं? लेकिन वही न्यूज चैनल अगर हाथ में रहेगा तो देने पड़ेंगे। चैनल का आईडी लेके ही रिपोर्टर जाएगा, ये फाइल क्लियर करनी है, क्या होगा? होगा ना? ये हम समझते नहीं है, इसलिए वो इसमें मुनाफा देखते हैं। अगर मानिए कि 1000 करोड़ का लॉस है एक चैनल चलाने में, इतना बड़ा चैनल चलाने में, तो 1000 करोड़ रुपए बिरला फैमिली के लिए कितनी बड़ी कीमत है क्या? तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे और उसके बाद कई चैनल बंद हो जाएंगे, कई विदेशी आएंगे
और उसके बाद कुछ चंद चैनलों को जो हमने अपने आंख, कान, हमारा बुद्धि, हमारे विचार करने की क्षमता को दे दिया है, हम उसके शिकार हो जाएंगे। इसका परिणाम क्या होगा? तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप कहेंगे कि वैसे भी ये कहां मजबूत है, न्यायपालिका भ्रष्ट है। मानते हैं कि नहीं? कार्यपालिका भ्रष्ट है, कायदे मंडल भ्रष्ट है, तो एक मीडिया ही सज्जन रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। लेकिन अगर ये एक भी नहीं बना रहेगा तो फिर पूरी जो इमारत है वो जमींदोस्त हो जाएगी। और इसलिए कम से कम इस समय एक खंभा तो मजबूती के साथ खड़ा रहे तो बाकी 3 खंभों को सही कर सकता है। इसलिए मीडिया जीवित रहने की जरूरत है, जो नहीं रहेगा। उसके दूसरा परिणाम क्या होगा? हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवार व्यवस्था उद्ध्वस्त हो जाएगी। आज कितने ऐसे चैनल हैं जिन चैनलों के ऊपर एक साथ परिवार बैठ के कार्यक्रम देख सकता है। न्यूज चैनलों को ऐसा कहा जाता था, तो उसमें ऐसे ऐसे ऐड आती है कि जिस ऐड को बाप को मुंह छिपाना पड़ता है या चैनल बदलना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा तो मुंह छिपा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता भी नहीं कि इसमें उस एज में क्या गलत है। ये स्थिति है। और ये अभी बापूजी की जो खबरें चल रही है उसमें तो मैंने कहा, एक दिन अपना ट्वीट और फेसबुक पे डाला कि जो चैनल इस खबरों को चला रहे हैं ना, वो अपने चैनल पर ए सर्टिफिकेट लिखे। ए सर्टिफिकेट मतलब ओनली फॉर अडल्ट। क्यों? ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। 150 साल की उम्र में अगर आपको जीना है तो 16 साल से कम लड़की के साथ आपको संभोग करना चाहिए। ये शब्द कोई न्यूज चैनल अपने स्क्रीन पर लिखता है, इसको आप अश्लील नहीं कहेंगे? लेकिन हम चुपचाप देख रहे हैं और इसलिए वो चलाया जा रहा है। ये चीजें परिवार के साथ हम देखें तो भी हम भ्रष्ट, गुपचुप अकेले रूम में देखें तो भी भ्रष्ट, और ना देखें तो हमको लगता है कि हम बैकवर्ड है। वास्तव यह है कि अगर इनका बाजार तोड़ना है तो इनका तोते में जान होती है ना, कहते हैं। किसकी जान तोते में? शैतान की जान तोते में। वैसे मीडिया का तोता कौन है? टीआरपी। इस देश का राष्ट्रवादी और भारतीय संस्कृति पर प्रेम करने वाला एक साथ 10 करोड़ का वर्ग भी एक साथ इन चैनलों को बंद करें तो 1 घंटे बाद इनकी भाषा बदल जाएगी। क्योंकि नंगा नाच दिखाने के बाद भी आप देखते हैं, क्यों देखते हैं? शायद बुरा क्या दिखाता है, इसके लिए तो देखे कम से कम हमारे बापू के खिलाफ क्या बोल रहा है, हमारे बाबा के, रामदेव बाबा के खिलाफ क्या बोल रहा है, संघ वाले कहते कि हमारे संघ के खिलाफ क्या बोल रहा है। इसलिए तो कम से कम देखे, ऐसा कहते हैं, देखते हैं, टीआरपी बढ़ती है। इसलिए आपके हाथ में एक उपाय है। क्या उपाय है? कि ऐसे चैनलों को देखना बंद करें। जिस दिन मैंने ये बात सूरत के कार्यक्रम में कही, बीबीसी ने इसकी खबर बनाई, मेरे नाम के साथ, चैनल के नाम के साथ सूरत के कार्यक्रम का रेफरेंस दिया और मेरा वीडियो डाल के बीबीसी ने खबर बनाई। क्यों? क्योंकि वो बाजार के समझदार लोग हैं। वो तुरंत इसका धोखा पहचान लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा यूनाइटेड वर्ग है। अगर इस देश के 10-12 संगठन भी तय करके 1-8 महीने के लिए भी इन चैनलों का ब्लैकआउट करें तो इंडस्ट्री और हाथ का एक हमारा जो शैतान है वो चला जाएगा। अब तक इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी मैं बोलता रहूंगा जब तक ये ब्लैकआउट करने में हम कामयाब न रहें। और इसीलिए आजकल मैं ऐसे व्याख्यानों में जाने लगा हूं, बोलने लगा हूं। मुझे कहते हैं कि पत्रकार में स्टूडियो के अंदर से बोलना चाहिए, कैमरे के सामने बोलना चाहिए। एक संकेत है। क्यों संकेत है? क्योंकि मैं बाहर आता हूं तो ज्यादा मारता हूं। इसलिए सुरेश चौहान जी ने कहां से बोलना चाहिए? कैमरे के सामने से बोलना चाहिए। वहां पर थोड़े से लॉ ऑर्डर वगैरह वगैरह चीजें कानून ज्यादा होते हैं। मैंने कहा देश के लिए तो सुरेश चौहान के पाकिस्तान में घुसने को तैयार है, स्टूडियो से बोलने की बात क्या करते हैं। इसलिए मैं गया, बाबा के स्टेज पे गया, श्री श्री के स्टेज पे गया, बापूजी के स्टेज पे गया, कई लोगों के स्टेज पे गया, और उन सब लोगों को मैंने उनके स्टेज पे कहा कि आप लोगों ने पिछले कुछ सालों से ऐसा समाज बनाया है, ये उपाय के लिए भी मैं बता रहा हूं, कि आप केवल एक हाथ में माला जापने की बात कर रहे हैं
हमारा जो माला खड़ुआ पहनकर माला जपने का काम करने वाला साधु जंगलों में घूमता था ना, वो भी दूसरे हाथ में डंडा रखता था। हमें भूल गए, हम भी शुद्ध शांति की बात करने लगे। माना शांति होनी चाहिए, वो तो हमारा जीवन का आधार है, लेकिन हमने अपने शौर्य को ही दूर रख दिया और इसलिए हमारे ऊपर ये दिन आए हैं। हमारे किसी भी भगवान के देखिए, उसके हाथ में क्या है? शस्त्र है। आपको श्री कृष्ण की कई कथाएं आपने सुनी होगी, बहुत भागवत कथाएं सारे चैनलों पे आती हैं। कौन से श्री कृष्ण को आप ज्यादा सुनते हैं? दूध दही खाने वाला, माखन चुराने वाला, बांसुरी बजाने वाला। मैं इन साधुओं को पूछता हूं कि आप इसी रूप को क्यों बताते हैं? महाभारत पर कौरवों का नाश करने वाला सुदर्शनधारी श्री कृष्ण क्यों नहीं बताया जाता? क्यों? क्योंकि शस्त्र का नाम लेंगे तो मीडिया कहेगा कि बाबा वायलेंट है, बाबा आतंकवादी बनाता है, इसलिए हम डर जाते हैं। मैं तो खुलकर नाम लेता हूं। मुझे एक ने कहा कि सुरेश, कभी किसी राज्य में जाओगे तो कोई सरफिरा आजम खान जैसा एफआईआर करवा देगा। मैंने कहा कि भारत के किसी भी आईपीसी में सुदर्शन चक्र को उल्लेख करने के बाद या उसको धारण करने की बात करने के बाद आईपीसी की धारा लगती है, ऐसी धारा बताऊं? मैं सुदर्शन चक्र ही कहता हूं, आपको बाकी जो समझना है समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो हमने क्या किया? हमने सज्जन बनाए, लेकिन हमने उन सज्जनों को दुर्जनों के खिलाफ लड़ने का सामर्थ्य नहीं दिया। हमने संत बनाए, लेकिन हमने सेना नहीं बनाई, और इसलिए आज हम मार खा रहे हैं। इसलिए उपाय की दिशा में जाते समय ये सब मीडिया ने नहीं करना है, क्योंकि मीडिया तो समाज का एक हिस्सा है। ये समाज ने करना है, इसलिए उपाय और परिणाम मैं कुछ आपके सामने देता हूं। और एक परिणाम क्या होगा? हमारे मूलाधार जो है वो खत्म हो जाएंगे, संतों के ऊपर की निष्ठा खत्म हो जाएगी, भगवान के ऊपर की निष्ठा खत्म हो जाएगी। धर्माचरण करने में हम अपने आप को बैकवर्ड मानने लगेंगे। जीवन केवल मौज है, ऐश है, यह हमारी धारणा बनेगी और हम सदमार्ग से भटक जाएंगे। गलत लोग मिलाएंगे आएंगे और ये सिलसिला कभी भी रुकेगा नहीं। ये परिणाम होंगे। कुछ उपाय इसके लिए हमको करने जरूरी है। कुछ उपाय क्या है कि जैसे कुछ और 2-3 रेफरेंस देने आपको रह गए। उपाय में बताता हूं कि हमने इन चैनलों के ऊपर चलने वाले कार्यक्रमों में, जैसे अखबार में पत्र लिखते हैं, वाचकांशा पत्र व्यवहार इधर बोलते हैं ना, वाचकों की पत्र प्रतिक्रिया, तो केवल पत्र तक सीमित मत रहिए। पत्र तो भेजिए, ईमेल करिए, उनको कॉल करिए, भरपूर कॉल करिए। इतने कॉल करिए कि वहां पर जितने लाइनें होगी उतनी बिजी हो जाएं और तय करके करिए। यह आंदोलन के नए तरीके हैं। अभी आपको प्रदर्शन करना, धरना देना, उपोषण करना, ये करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पुराने हो गए तरीके, अब नए तरीके से आंदोलन करने होंगे। तो अगर कोई चैनल गलत कार्यक्रम दिखाता है तो उसके यहां पर फोन करिए, ईमेल करिए, वह ज्यादा से ज्यादा बड़े समूह में जाके उनको जिस भी भाषा में समझाना है समझाइए। ये प्रतिक्रिया देना आप सीखिए। ये क्यों? क्योंकि गलत आपके सामने आएगा। कैसे आएगा? अब ये कुछ खबरें मुझे बताइए। एक समलैंगिकता को परमिशन देनी चाहिए, ऐसा न्यूज चैनलों पर कैंपेन चल रहा है। मतलब पुरुष पुरुष से संबंध रखे, महिला महिला से संबंध रखे, इसको समलैंगिकता, होमोसेक्सुअल कहते हैं। इसको परमिशन देनी चाहिए। इसके लिए जंतर मंतर पर आंदोलन होता है, 150-200 लोग आते हैं और उसकी बड़ी खबर 2-3 दिन चैनलों पर चलती है। क्या हिंदुस्तान ये खबर देखना चाहता है? फिर क्यों चलती है? इसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड खबर। ये प्रायोजित खबर होती है। प्रायोजित कौन करता है? आप कहेंगे कि यार ऐसा करने से किसको फायदा है? तो एक तो यहां के जो कौटुंबिक व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, इसको अगर तोड़ना होगा तो ये हथियार है क्या? नहीं, उनके लिए एजेंडा है। यहां पर ऐसी कई दवाइयां कंपनियां आती हैं, उनके लिए नए नए रोग पैदा होंगे, तो नए नए क्लाइंट बीमार भी चाहिए ना, वो कहां से पैदा होंगे? यहां से पैदा होंगे। मनोविकारी समलैंगिक व्यक्ति तो मनोविकार है। वैसे भी हमारे यहां पहले भी थे, लेकिन वो मनोविकार कहा जाता था, रुग्ण कहा जाता था। अब उसको फॉरवर्ड कहा जाता है। उसको नए चैनल के स्टूडियो में बैठाया जाता है और उसको बोला जाता है कि आप दोनों समलैंगिक है, आप पति है, ये पत्नी है, आपको कैसा लगता है?
हिजड़े को प्रसिद्धि दे रहे हैं और कैसा लगता है बोल रहे हैं। भाई हम ये सुनते हैं, देखते हैं, चुप बैठते, इसलिए बार बार हमारे सामने देखा जाता है। यूरोप का एक, अभी मुझे इस वक्त तो नाम याद नहीं है, मैं इस कार्यक्रम के बाद मेरे फेसबुक पे डालूंगा। यूरोप की एक संस्था ने इसके लिए पैसे दिए गए, ये मनमोहन सरकार ने बाहर लाया है। उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि इस देश में लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए यूरोप के एक एनजीओ ने पैसा दिया। आपको कई चैनलों में आजकल ऐसे डायलॉग दिखते होंगे। पहले आपने कभी किसी फिल्म में समलैंगिकता का कोई जोक नहीं देखा होगा, लेकिन आजकल देखने को मिलता है। वो करण जौहर, लोग किसी भी स्टेज पे आता है तो ये डायलॉग जरूर होता ही होता है उसके साथ। शाहरुख अपना नाम उसके साथ यूज करने के लिए मुख्य सम्मति देता है। क्यों? ये उनके छुपे हुए ब्रांड एम्बेसडर है, इनके इसके लिए इनको पैसा मिलता है। ये सत्य है और इसलिए इस देश में ऐसे विकृतियों को लाना जरूरी है। एक लिव इन रिलेशनशिप, शादी के बगैर कोई भी कहीं भी किसी के साथ रह सकता है। क्या हम ऐसा चाहते हैं? ऐसी समाज की व्यवस्था नहीं चाहते। ऐसे करने वाले को हम चरित्रहीन कहते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कृत करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चों के विवाह नहीं होते ऐसा हम कहते हैं। लेकिन यहां पर इसकी मांग उठ रही है और एक सुप्रीम कोर्ट का पागल जज बोलता है कि राधा कृष्ण लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। मैं पागल शब्द जानबूझकर ले रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम है ये पता होते हुए भी, क्योंकि इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है जिसको राधा और कृष्ण का उम्र का पता नहीं, और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा है। तो ये दुष्प्रचार हम तक पहुंचाए जाते हैं। श्री कृष्ण का रूप एक लंपट व्यक्ति की तरह हमारे में प्रस्तापित किया गया है। ज्यादा लड़कियों से लफड़े करने वाले को श्री कृष्ण बोलते हैं और हम सुनते हैं, चुप बैठते हैं। उसके लिए साल में 2-2 उपवास करते हैं। अरे एक भी उपवास मत करो, लेकिन उसको लंपट कहने वाले के कान के पीछे आवाज करो, ये बंद हो जाएगा, ये सही उपासना है। लेकिन हम उसको शांति से देख रहे हैं। क्यों? कंफ्यूज। वो कंफ्यूज जब तक हम नहीं होंगे, कंफ्यूज से दूर नहीं आएंगे, ये होता रहेगा। एक सगोत्रीय विवाह, उत्तर भारत में ये बहुत बड़ा इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सगोत्र में शादी करने से, सगोत्र मतलब एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में हम कहें कि महाराष्ट्र में इसको एक नाड़ी दोष बोलते हैं। अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो एक ही ब्लड ग्रुप के 2 लोग शादी ना करें ऐसा कहा जाता है। बराबर ना? शायद मैं गलत नहीं हूं तो मेडिकल लैंग्वेज से भी, क्योंकि उससे फिर एक तो बच्चे नहीं होते तो बीमार होते हैं, उनमें विकृतियां आती हैं। तो क्या ये गलत है? क्या सही है ना? ये करने के लिए उत्तर भारत में गांव की सिस्टम है, वहां पर गांव परिवार की तरह संगठित होता है। वहां के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रमण उधर से हुए, उन्होंने उसको फेस किया, इसलिए यूनाइटेड रहना वहां का एक सामाजिक जीवन का हिस्सा है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक गोत्र में जो लड़का लड़की शादी करेगा उसका हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उनकी हत्या करना गलत है, क्योंकि जो बाप अपने बेटे को अपना विचार नहीं समझा सकता, उसने हत्या के स्टेज पर जाना गलत है, उसका समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन भाई सगोत्रीय शादी का प्रमोशन भी तो नहीं हो सकता ना, वो हो रहा है, हम उसको गुपचुप देख रहे हैं। अनैतिक संबंधों को बढ़ावा, परसों मैं किसी चैनल पे देख रहा था, आप भी कई बार देख चुके होंगे, नजरअंदाज कर चुके होंगे, कि फलाने व्यक्ति की पत्नी फलाने पर उसके मित्र के साथ गई और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। अब हत्या का तो समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन वो लेडी अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त के साथ गई, इसका समर्थन हो सकता है क्या? लेकिन आप हमारे चैनलों पर आने वाले क्राइम शो देखिए, वो बताएंगे कि देखिए ये दरिंदा, अपने ही दोस्त का इसने गला घोट दिया। अरे उस बेईमान ने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ, जिसको कि बहन कहना चाहिए, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये क्यों नहीं बताते? ये इसलिए नहीं बताते क्योंकि ऐसे व्यभिचार को यहां पर प्रस्तापित करना है, ये हम नहीं समझते। हम यहां के मान्यताओं को तोड़ने का एक आखिरी उदाहरण दूंगा और फिर उपाय की दिशा में हम जाएंगे। अभी चेन्नई एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की। उस फिल्म में एक सीन है कि इन लोगों को गोवा जाना होता है और किसी के पिता की डेथ होती है और उसकी अंतिम विधि बाकी होती है, तो बोलता है कि पिता की अंतिम विधि करनी है, घर जाना पड़ेगा। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि अरे गीता में क्या कहा गया है
कि हर व्यक्ति को जीवन में आना है, हर व्यक्ति को मरना है। जिसने जन्म लिया वो कभी ना कभी जाने वाला है। जब जिसको आया है उसको जाना ही है, तो क्या दुख में उसका करना है, चलो गोवा में ऐश करते हैं। ये कहने के बाद जो भी इस देश का व्यक्ति दर्शक हंसता है वो इस देश का दुश्मन है, ऐसा मैं कहता हूं। इस देश के सेंसर बोर्ड ने इसको क्यों नहीं हटाया? क्या केवल जो अश्लील है उसी को हटाने के लिए वो बैठे हैं? उसी को भी तो नहीं हटाते? क्या सांस्कृतिक आक्रमण के डायलॉग को हटाना नहीं चाहिए? क्या ये डायलॉग सही है? लेकिन फिर भी रखा गया और हमने सुन लिया, चुप बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि एक बाल खींच लिया ना चोटी का, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगले 50 साल में धीरे 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 आपकी सारी चोटी शेंडी जाना रहे। इसलिए हमने इन कुछ घटनाओं को मैंने आपके सामने सुना है। उपाय की दिशा में मैंने आपको बताया था कि उपाय के तौर पर आप टीआरपी इनकी बनना बंद करें। इसके साथ साथ एक विस्परिंग शुरू करें। यहां आने वाला व्यक्ति, इसको एक मैं मंत्र देता हूं। मंत्र इसलिए कह रहा हूं कि उस पर हमारा ज्यादा भरोसा है। साधु लोग भी देते हैं, मैं साधु तो नहीं हूं, लेकिन साधुओं के रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूं, इसलिए मैं भी मंत्र दे सकता हूं ना। एक मंत्र देता हूं। ये जो सारे तथाकथित तो आप जिनसे सहमत नहीं, ऐसे जो चैनल है ना, केवल राजनीतिक नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे भारत के विचारों के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ, इस देश के कल्चर के खिलाफ काम करने वाले जो चैनल है, वो उनके खिलाफ रोज कम से कम 108 लोगों को आप बताएंगे। एसएमएस करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, या किसी जगह पर बैठे हैं तो पूछते हैं ना, काय कसं काय पाऊस पानी, ये नहीं पूछेंगे। ये पूछना है तो पूछो, लेकिन इसके साथ साथ कहेंगे उन चैनलों के खिलाफ।